नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात करेंगे आगरा की, जहां जूता उद्योग का 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महाकुंभ 7 नवंबर से आयोजित किया जाएगा। आगे बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पुलिस ने रोडवेज बस चालक हत्याकांड के मुख्य आरोपित को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। जूता उद्योग का 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महाकुंभ मीट एट आगरा 2025 का आयोजन 7 से 9 नवंबर तक आगरा ट्रेड सेंटर सिंगना गांव NH2 आगरा में किया जाएगा। आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैम्बर द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित फेयर में भारत सहित विभिन्न देशों के 250 से अधिक एग्जीबिटर्स शिरकत करेंगे और 25,000 से अधिक विजिटर्स के आने की उम्मीद है। एफमेक अध्यक्ष गोपाल गुप्ता ने बताया कि फेयर की शुरुआत लगभग 19 वर्ष पहले सप्लाई चेन को मजबूत करने के उद्देश्य से हुई थी, जो अब एक बड़ा आंदोलन बन चुका है। चेयरमैन कुलबीर सिंह ने कहा कि आयोजन अब वर्ल्ड फुटवेयर कैलेंडर में शामिल हो चुका है। उपाध्यक्ष राजीव वासन ने फेयर को फुटवेयर कंपोनेंट इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरर्स के बीच सेतु बताया। उपाध्यक्ष राजेश सहगल ने कहा कि भारत अब चीन के एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रहा है, जिस पर टाटा, रिलायंस और वॉलमार्ट जैसी कंपनियां निर्भर हैं। यह आयोजन नई तकनीक, इनोवेशन और वैश्विक ट्रेडर्स के साथ आगरा को फुटवेयर इंडस्ट्री का ग्लोबल हब बनाने पर केंद्रित है। मैं राजेश सहगल, वाइस प्रेसिडेंट एफमेक। ये जो मीट एट आगरा होने जा रहा है, हर साल होता है, 17वां एडिशन है। जूता व्यापार की उछाल के लिए किस तरह के प्रयास किए जाएंगे इस बार? देखिए, आप लोग मीडिया से हैं और कई बार मेरे को लगता है कि हमारे बारे में जितनी हमें जानकारी है उससे ज़्यादा आप लोगों को होती है। बहुत ही डिफ़िकल्ट, ज़बरदस्त अनसर्टेनिटी के अंडर में हमारी इंडस्ट्री और सारी कंज्यूमर इंडस्ट्री एक्सपोर्ट से कनेक्टेड इस समय है। समय की मांग है, हमें प्रोडक्ट अच्छा करना है, कीमत घटानी है और अपना जो एक डिलीवरी पीरियड होता है उसको हमको घटाना है। उसी के कंसर्न आपको मेरे अध्यक्ष ने ये बताया है। आपको संस्करण मीट एट आगरा का शुरू होने जा रहा है, उसके बारे में आप सबको अवगत कराना है। 19 साल पहले कैप्टन राणा साहब ने इस फेयर की शुरुआत की थी और उसके बाद में मिस्टर पूरन डावर ने इस फेयर को और आगे बढ़ाया। मकसद ये है कि हमें सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करना है। 2 साल हमारा चुनौतीपूर्ण रहा, कोरोना की महामारी की वजह से हम आयोजन नहीं कर पाए, इसलिए 7वां संस्करण शुरू होने जा रहा है। इसमें हम चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो और चीज़ें हैं, जैसे सोलर पैनल के बारे में या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के बारे में भी अब स्टैंड लगे हुए हैं, उनकी जानकारी यहाँ पे जितने भी फैक्ट्री ओनर्स हैं उनको मिले। वो जो ये शू फेयर हो रहा है जिसका 17वां एडिशन है, जैसी मेरे को जानकारी मिली है, इसके अंदर इलास्टिक वाले, फर वाले और सिंथेटिक वाले नए सप्लायर्स आ रहे हैं, क्योंकि जब से मोदी जी ने मेक इन इंडिया का संदेश दिया है तो PVC की डिमांड बढ़ती जा रही है। अभी तक 4 या 5 सप्लायर्स ही आगरा में सप्लाई कर रहे हैं और जैसी मुझे सूचना प्राप्त हुई है लगभग 18 से 20 सप्लायर सिंथेटिक के आ रहे हैं और निश्चित तौर पर ये आगरा के लिए लाभ रहेगा, खास करके डोमेस्टिक व्यापारियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है डोमेस्टिक व्यापारी ज़्यादा है और आगरा के 3.5 लाख परिवार जो है डोमेस्टिक से ही जुड़े हुए हैं। उनके लिए ये रहेगा कि जो छोटा मजदूर भी है जो अपना कारखाना खोलना चाहता है वह यहाँ आ सकता है, रॉ मटेरियल देख सकता है और नए प्रकार की गुणवत्ता का अपना जूता बना सकता है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां पुलिस ने रोडवेज बस चालक रावेंद्र हत्याकांड के मुख्य आरोपित अली को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। अली के पैर में गोली लगी है, जबकि उसका साथी नुरेन अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि अली पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। आज दिनांक 26/27 की मध्य रात्रि लगभग 2:38 पर मेरे पास कंट्रोल रूम से फ़ोन आया कि 2 व्यक्ति जो 2 बदमाश हैं, जिनका नाम अली और नूरैन है, वो एक लाल विहारा कॉलोनी से लगभग 500 मीटर दूर एक खेत के पास, एक ट्यूबवेल के पास छिपे हुए थे। इससे सूचना मिलने पर थाना धूमनगंज, थाना कनलगंज और HOG की टीम द्वारा उनका पीछा किया गया, तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए बचने के लिए वो निकले। जवाबी कार्रवाई में पुलिस पार्टी ने भी फायर किया, जिसमें अली के पैरों में गोलियां लगी हैं
और जो नूरैन है वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागकर निकल गया है। जो घायल व्यक्ति अली है उसको कालून हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में एक हमारे मुख्य आरक्षी हैं, उनके भी हाथ पर हल्की चोटें भी आई हैं, जिनको भी अस्पताल पहुंचाया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। रामपुर पुलिस ने फेक आईडी और फर्जी यूपीआई बनाकर ऑनलाइन ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये कार्यवाही साइबर सेल और पुलिस टीम ने एसपी विद्यासागर मिश्रा के निर्देश पर की। गिरोह थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में शान होटल के पीछे स्थित एक मकान से सक्रिय था और अब तक करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे चुका था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 14 मोबाइल फोन, 113 एटीएम कार्ड, 101 सिम कार्ड, एक कंप्यूटर सीपीयू के साथ साथ थार और बुलेट मोटरसाइकिल जैसी महंगी गाड़ियां भी जब्त की हैं। गिरोह फेक आईडी और फर्जी पेमेंट गेटवे तैयार करता था। ये लोग व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर लोगों के मोबाइल हैक कर लेते थे और फिर उनके बैंक खातों से पैसे निकाल लेते थे। ये एक हम लोग को सूचना हमारी साइबर सेल ने डेवलप किया है इनपुट, जिसमें थाना सिविल लाइन अंतर्गत एक मोहल्ले में एक घर में इस प्रकार का एक साइबर फ्रॉड का एक नेटवर्क चलाया जा रहा था, जिसको बस्ट किया गया, जिसमें एक अच्छी रिकवरी हुई है और इसमें 8 लोग गिरफ्तार हुए। साथ ही साथ करीब 6 कंप्यूटर मॉनिटर और 37 पासबुक्स अलग अलग स्टेट्स की, 11 अलग चेकबुक्स, 113 एटीएम कार्ड, 14 मोबाइल फोन और 100 से ऊपर सिम कार्ड बरामद हुए, जो अलग अलग नंबरों से अलग अलग आईडी पे थे, जिनके जरिए फेक यूपीआई एक्टिवेट करा करके लोगों से ठगी की जा रही है। सर, इसमें कुछ कैश वगैरह भी बना? नहीं, कैश रिकवरी नहीं हुई है, अभी इसमें विवेचना चल रही है। बाकी जो सामान रिकवर हुआ है वो आपके सामने है। किस तरीके की ठगी करते थे? ये एक इलीगल पेमेंट गेटवे टाइप का चलाते थे, जिसमें अलग अलग तरीकों से जो भी अलग अलग म्यूल अकाउंट्स को एक्टिवेट करते थे, उसकी यूपीआई बनाते थे और लोगों से जो भी पैसे सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के जरिए ठगी होती थी उसको आगे बढ़ाते रहते थे और अलग अलग अकाउंट्स में बाउंस कराते रहते थे और कहीं पे विड्रॉल भी करते थे और उसको डिपॉजिट भी करते थे। इसमें 8 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, जिसमें कुछ उत्तराखंड के हैं, कुछ सिवान बिहार के हैं और लोकल भी हैं। बरामदगी इनके पास से जो टोटल वहाँ इनका इन्होंने पूरी एक कंप्यूटर की सर्वर जैसा लैब चला रखी थी, जिसमें करीब 6 कंप्यूटर और 6 इनके मॉनिटर, उसके अलावा 11 चेकबुक और 101 सिम कार्ड और 113 अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड बरामद। सर, जिस मकान में ये नेटवर्क चल रहा था, क्या अपना ही या मत क्रैक ले? इसके बारे में अभी जांच चल रही है। इनके पास से जो भी चीजें बरामद हुई थी हम लोग उसको पूरा एनालाइज करें। जैसा कोई गाड़ी भी इनके हाथ में? हाँ, एक गाड़ी इसके साथ इनकी एक 4 व्हीलर और 2 टू व्हीलर बरामद। रामपुर के कितने लोग? रामपुर के 2 आदमी इसमें गिरफ्तार। ये क्या और कारोबार करते थे? अभी इसकी जांच चल रही है। अभी हम लोग उनके पूरे डेटा को एनालाइज करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा है, इसको एनालाइज करने के बाद ही विवेचना को आगे। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू सिंह राजपूत की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले की नगर पंचायत कपिलवस्तु में सूर्य उपासना और लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार झारखंड समेत पूरे पूर्वांचल की तरह बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जा रहा है। कपिलवस्तु के वार्ड नंबर 15 स्थित बुद्ध नगर के घाट पर हजारों छठ व्रती महिलाओं ने तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। नगर पंचायत कपिलवस्तु ने व्रतियों की सुविधा के लिए घाटों पर साफ सफाई, लाइटनिंग और अन्य तमाम व्यवस्थाएं पहले से ही सुनिश्चित कर रखी थी। इसके साथ ही एक भजन संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसमें पूर्वांचल के गायक ब्रजेश बिरजू, आकांक्षा पासवान और सृष्टि दुबे के कलाकारों ने अपनी भक्तिमय प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से छठ पूजा और मेले में महिला सुरक्षा कर्मी, सभी सभासद और पुलिस जवान भी तैनात थे। मैं नगर पंचायत प्रतिनिधि और सभासद वार्ड नंबर 8 जावेद आलम खान। आज पर छठ का पर्व है, जो है महिलाएं जो है अर्घ दे रही है, पर क्या इंतजाम किया गया? आज आदर्श नगर पंचायत कपिलवस्तु अपने सभी बोर्ड के मेंबर के साथ, जो हमारे सभासद साथी हैं, हमारे अधिशासी अधिकारी, हमारे सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अपने सफाई कर्मचारियों का, सफाई नायक का और जो स्टाफ में लगे हुए थे इस सफल प्रोग्राम को बनाने के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। ये नगर पंचायत की एक छोटी सी पहल है कि हमारे पूर्वांचल का जो सबसे बड़ा त्योहार होता जा रहा है माँ छठ का, मैं इस छठ पर्व को हम लोग भव्य बनाने के लिए हर साल
कुछ ना कुछ इस बेहतर करते हैं। क्योंकि नगर पंचायत जहां पे छठ मैया का कार्यक्रम हो रहा है, उस छठ मैया के कार्यक्रम को मनाने के लिए गवर्नमेंट की कोई लैंड नहीं है, ना तो कोई हमारे पास नदी है, बल्कि एक प्राइवेट एक पोखरा है जिसको हम लोग भव्य बना के यहाँ पे अपनी आने वाली सभी सुहागन माताओं बहनों का हम लोग ख्याल रखते हैं कि उनको इस छठ मैया का प्रोग्राम बनाने में किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, उसको दूर किया जाए। यही हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास नगर पंचायत का है। क्या ये जो गड्ढा है ये सरकारी नहीं है? नहीं, ये सरकारी नहीं है, ये यहाँ के जो है ये लैंड स्वामी है उनका है, लेकिन ये उन्होंने अभी तक उस पर कुछ नहीं किया। उन्होंने छठ माता के नाम पे अभी तक उसी पे छठ माता का वो प्रोग्राम हो रहा है। क्या नगर पंचायत द्वारा कोई न, अगली बार हम लोगों का प्रयास है, हमारे बोर्ड के सभी साथियों का ये प्रयास है कि लोगों से, शहर के लोगों से सुझाव लेकर एक अस्थाई छठ माँ का घाट बनाया जाए जहाँ पे पर्याप्त जगह हो। आप देख रहे हैं जो हमारे पीछे जो भीड़ है माताओं और बहनों का, कई हजारों की संख्या में दिन प्रतिदिन ये संख्या बढ़ती जा रही है। हम लोगों ने जो पिछली बार भी नगर पंचायत ने छठ का प्रोग्राम किया था, मेरे ख्याल से इसकी आधी भीड़ थी। आज इसकी पिछले साल के मुनिसिपल इस बार डबल हुई, अगले बार और डबल होगी। तो हम लोग चाह रहे थे जो छठ माता का जो स्थान बने वो एक भव्य बने और वहां पे किसी तरह की कोई समस्या ना पैदा हो। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।